میں نے मुबशिर से उस नंबर को चेक करवाया तो पता चला वो नंबर किसी ज़रमीना नामी औरत के नाम पर है। इतना तो मुझे पता ही था कि ज़रमीना मेरी माँ का नाम है। मैंने मज़ीद मालूमात ली तो पता चला कि वो ज़रमीना नामी औरत मेरी माँ ही है और उसके पास जो बच्ची है वो मेरी बहन, वो मेरी सौतेली बहन नहीं है और ना ही मेरे बाप का कोई गुनाह है वो मेरी सगी बहन है, मेरे खून का आखिरी रिश्ता है इज़ा। मैं उसे हर तरफ ढूंढने लगा पागलों की तरह। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ से मुझे ज़रमीना के बारे में पता चल सकता था, लेकिन मैं हर तरफ से नाकाम हो गया। ज़रमीना मुझे कहीं नहीं मिली। 2.5 साल तक मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गया। फिर 2.5 साल बाद वो अचानक मुझसे मिलने आ गई। उस वक्त अम्मारा हस्पताल में थी, उसे खून की ज़रूरत थी। इस दौरान मुझ पर एक हमला हुआ था जिसकी वजह से मैं फ़ौरन ब्लड डोनेट नहीं कर सकता था। मुझे उस औरत से कोई हमदर्दी नहीं थी, वो मेरे बाप की कातिल थी। मुझे सिर्फ उस बच्ची से मतलब था। मैं उसे अपने पास अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन ज़रमीना ने कह दिया कि दुनिया नहीं जानती कि मेरे बाप की कोई और औलाद भी है, यानी कि दुनिया की नज़र में उसका कोई वजूद नहीं है। ज़रमीना ने अपनी ज़िंदगी के 17 साल भागते और छुपते गुजार दिए थे। ना तो उसने अम्मारा का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया और ना ही उसका पे फॉर्म था और ना ही उसकी पैदाइश की कोई बाकी डिटेल्स। वो एक दूसरी जगह से तीसरी जगह बस भागती रही थी। ऐसे में उसको होश ही नहीं था कि उसकी बेटी को आगे फ्यूचर में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ तक कि मेरे पास कुछ ऐसा भी नहीं जिससे मैं ये साबित कर सकूँ कि उसकी उम्र 17 साल है। वो तफसील से सब कुछ उसके सामने रख गया। तो आप अब बता दें, अब इतना मुश्किल भी नहीं है ये सब कुछ। दामियार, जब सच्चाई आपके सामने है तो आप क्यों वेट कर रहे हैं? आप उस बच्ची से उसकी शनाख्त छीन रहे हैं। वो परेशानी से उसे समझाने लगी। नहीं ईज़ा, मैं उससे कुछ नहीं छीन रहा हूँ। अगर ये बात बाहर आती है कि वो मुर्तज़ा शाह की बेटी है तो बहुत सी चीज़ें बाहर निकलेंगी। मैं किस किस को साबित करूँगा कि वो मेरे बाप की बेटी है? मेरे पास कुछ भी नहीं है ये साबित करने के लिए, इसलिए वो मेरी बेटी है और उसे मेरी ही बेटी रहने दो। वो उसकी तरफ देखते बोला तो ईज़ा उसके आगे कोई जवाब नहीं दे पाई। आप लोगों के सवालों के डर से उससे उसकी असल शनाख्त नहीं छुपा सकते हैं। आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वहाँ से जाकर पता करना चाहिए। हो सकता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं देखा है। मैंने अपनी बहन की असल शनाख्त के लिए हर चीज़ की मालूमात लेने की कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। रज़िया बेगम ने अम्मारा की पहचान का हर सबूत मिटा दिया। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं उसे अपने बाप की बेटी साबित कर सकूं, इसलिए वो मेरी बेटी है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो इस सब में आप मुझ पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? अगर आप गलत नहीं हैं, आपका कोई कसूर नहीं है, तो फिर मुझे मेरे घर जाने से क्यों रोक रहे हैं और कैसे रोक सकते हैं? घर वाले हैं वो मेरे अपने हैं। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मैं जाऊंगी अपने भाइयों से मिलने के लिए। आपकी खातिर मैं अपने भाइयों का कितनी दफ़ा सर झुका चुकी हूँ, हमेशा उनका मान तोड़कर आपका साथ निभाया, लेकिन अब और नहीं दामियार शाह। मेरी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले मैं खुद करूँगी, आप नहीं। और मेरा फ़ैसला ये है कि आप मुझ पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। वो जैसे बात ही ख़त्म करने लगी थी, वो सोफ़े से उठी तो दामियार ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। मुझे तुम्हारे भाइयों के सामने कुछ भी प्रूफ नहीं करना ईज़ा। मुझे दुनिया में किसी के सामने ये प्रूफ नहीं करना कि वो मेरी बेटी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग गलतफहमी का शिकार हों और मैं अपनी बेटी को बगैर कोई टेंशन दिए उसका इलाज मुकम्मल कराऊँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे भाई मुझे बदकिरदार कहते हैं या वो मुझ पर सवाल उठाते हैं। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि तुम मेरे साथ हो और मैं हमेशा के लिए तुम पर पाबंदी नहीं लगा रहा सिर्फ कुछ वक्त के लिए, तब तक के लिए जब तक अम्मारा का इलाज नहीं हो जाता। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो उसका हाथ थामे इल्तजा करने लगा। सॉरी दामियार, मैं जितना आपका साथ दे सकती थी दे चुकी हूँ। अब इस मामले में मैं मज़ीद आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे अपने भाइयों का मान रखना है। मैं आपकी खातिर अपने भाइयों से दूर नहीं होंगी। मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम पर पाबंदी लगाऊं? वो उसकी बात काटते हुए बहुत सीरियस अंदाज में बोला तो उसे देख कर रह गई। आप चाहे कुछ भी करें दामियार, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये आपकी बेटी होती मैं तब भी आपको कबूल कर लेती, लेकिन अपने भाइयों से दूर नहीं रहती मैं। जितना आपका मैं साथ दे सकती थी दे दिया। एक बीवी होने के नाते जितना मेरा फ़र्ज़ था मैंने उतने आपके गुनाह छुपाने की कोशिश किया। आपके सामने ढाल बनकर खड़ी रही हूँ, लेकिन अब मज़ीद नहीं। आप मुझ पर पाबंदियाँ लगाएंगे तो मैं आवाज़ उठाऊंगी। मेरे भाई मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। कितना मजबूर करेंगे आप एक बहन के भाइयों को? वो आपकी वजह से खामोश नहीं है और ना ही वो आपसे डरते हैं। वो अपनी बहन की वजह से खामोश हैं। अगर मुझ पर बात आई ना तो चारों चीर के रख देंगे आपको। वो गुस्से से कहती वहाँ से निकलती ऊपर कमरे की तरफ चली गई।
ये तो दामियार भी जानता था कि उसके भाई खामोश सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि इज़ा उसका साथ दे रही थी। इज़ा के उस पर उठने वाली एक गलत निगाह उसके चारों भाइयों को अलर्ट कर देगी और फिर सच में वो मुकाबले पर उतरेंगे। लेकिन इस मामले में वो मजबूर था, इज़ा को खो नहीं सकता था और उसके भाई एतबार के लायक नहीं थे। बेटा अकेली कैसे जाओगी? तुम ऐसा करो, जोरिश को फारिग होने दो, फिर उसके साथ चली जाना। पार्लर वाली को तुम घर ही बुला लेती, पार्लर वाली को तुम घर पर ही बुला लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। उसने सुबह जबर बारिक शहीर के घर से चले जाने के बाद उनसे कहा था कि उसे पार्लर जाना है। फिलहाल उसे एक यही बहाना नजर आया था, समझ आया था एहसन के पास जाने का, उसे मिलने के लिए। नहीं अम्मी, मेरी अपॉइंटमेंट है, मैंने बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट लिया। आपको तो पता है ना आजकल इतना रश होता है पार्लर्स में, फिर बाद में हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। वो परेशानी से बताने लगी, पार्लर कौन सा दूर है, यहाँ पास ही तो है ना। अगर शनाया ना जा रही होती तो मैं उसे अपने साथ ले जाती। उसने एक नज़र शनाया को देखा जो तैयार होकर बाहर निकली थी। थोड़ी ही देर में ज़बर उसे लेने आ रहा था, क्योंकि आज उसके दोस्त की बेटी की सालगिरह थी और वो शनाया को अपने साथ लेकर वहाँ पर जा रहा था। अच्छी बताऊँ अरूश, पार्लर तो मुझे भी जाना था। ऐसा करना, मेरे लिए भी अपॉइंटमेंट ले लेना, मेरे बाल बहुत रफ हो रहे हैं। वो आकर अपनी परेशानी बताने लगी, जबकि अम्मी जोरिश को देख रही थी जो अरूश के बाबा के लिए परहेजी खाना बनवा रही थी। उसने तो अरूश के बाबा की भी जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। हालांकि अरूश को अच्छा नहीं लगता था कि वो उसके बाबा के लिए इस तरह से खाना बनाए या फिर उनकी खिदमत करे। वो उनकी बेटी थी, उसका फ़र्ज़ बनता था कि वो ये सब कुछ करे। लेकिन जोरिश को वो ये सब कुछ कहना भी नहीं चाहती थी। लेकिन जोरिश का कहना था कि वो उसके भी बाबा हैं और शहीर ने अब उन्हें चूंकि कभी भी वापस ना जाने का कह दिया था, यानी कि वो अब उनके घर के मुस्तकिल मेंबर बन चुके हैं, तो अब कोई बात दूसरी नहीं थी। कोई बात नहीं अम्मी, मैं जाऊंगी और मैं संभाल लूंगी, आप फिक्र ना करें, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है, वो उन्हें समझाते हुए बोली, जबकि अम्मी भी उसकी बात मानने पर मजबूर हो गई। हाय कैसी हो तुम? वो कुर्सी घसीट कर उसके पास बैठने लगा तो इज़ा ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसके हाय कहने पर मुस्कुरा कर उसे हाय कहा था। यहाँ बैठ जाऊं तुम्हारे पास? वो उसे देखते हुए बोली तो इज़ा ने हाँ में सर हिलाया था। तुम कितना प्यार करती हो दामी से? उसका एक्साइटमेंट से भरा एक और सवाल हाजिर था। मैं? वो कुछ कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। बताओ मेरी बेटी को कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। दामियार चेंज करके वहीं पास आन बैठा था उससे। मैं तो करती ही नहीं इनसे प्यार, वो मुंह बनाकर बोली तो अमारा ने मुंह खोलकर अफसोस से उसे देखा। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ दामी, तुम प्लीज़ उदास मत होना, तुम इतने अच्छे हो ये खुद ही तुमसे प्यार करने लगेगी, वो मासूमियत से बोली। इज़ा को अपनी बात पर अफसोस हुआ, उसे अंदाज़ा नहीं था कि अमारा को ये बात इतनी बुरी लगेगी। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, वो मुझे पसंद है, उसका उदास चेहरा देखकर वो उसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोली थी। मैंने पसंद का तो पूछा ही नहीं, मैंने तो ये पूछा था कि तुम कितना प्यार करती हो दामी से, वो मुंह बनाकर बोली थी। हाँ, इसने आगे से कहा कि वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। दामियार ने इज़ा के कंफ्यूज चेहरे को देखते हुए मज़ा लेकर कहा था, नहीं अब ऐसी भी बात नहीं कि मैं बिल्कुल प्यार नहीं करती, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन अम्मारा की तरह नहीं करती। उसने बात को संभालने की कोशिश की थी थोड़ी बहुत। मेरी तरह तुम कर भी नहीं सकती, क्योंकि तुम दामियार की बीवी हो और मैं उसकी बेटी हूँ। क्या वो हकीकत से वाकिफ़ थी? वो अचानक से बोली तो इज़ा ने एक नज़र उसे उठा कर देखा था। क्या वो सच में अपने आप को दामियार की बेटी समझती थी? क्या वो हकीकत से वाकिफ़ थी? वो हैरत में घिरी हुई थी, जबकि दामियार उसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। इसमें कुछ गलत भी नहीं था अगर वो अपने भाई को अपना बाप समझती थी, क्योंकि जो शख्स उसका बाप था उसने तो उसे नाम भी नहीं दिया था, और शायद अगर वो जिंदा होता तो उसकी पैदाइश का सबूत मांगता। न जाने कैसा असर पड़ता उसकी जहानत पर। फिलहाल उसकी सोच अलग थी, वो सिर्फ दामियार को ही अपना सब कुछ समझती थी और दामियार उसका बाप बनना चाहता था। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुम खाने में क्या खाओगी, क्या पसंद है तुम्हें सबसे ज़्यादा? इज़ा ने बात बदल दी। मुझे मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बड़ी खुशी से उसे बता रही थी। वाह, बिरयानी दामियार की भी फेवरेट है। तुम्हें पता है मेरी अम्मी इतने मज़े की बिरयानी बनाती है ना, मैं तुम्हें किसी दिन अपने घर ले चलूँगी। वो उसके साथ नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी थी। मेरी अम्मी बहुत मज़े की बिरयानी बनाती थी, और मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें किसी दिन अपनी अम्मी के हाथ की बिरयानी खिलाऊँगी। वो उदासी से ज़रमीना को याद करते हुए बोली, तुम उदास मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पाक तुम्हें सब्र दे। इज़ा को उसका यूं उदास होना अच्छा नहीं लगा था। अच्छा चलो, अब इस तरह से मुंह बनाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, आओ कहीं बाहर चलते हैं। कल से अम्मारा का इलाज शुरू हो जाएगा तो ये अस्पताल में रहा करेगी,
उससे पहले हम एक दफ़ा घूम फिर कर आ जाते हैं। फिर अम्मारा को हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही छुट्टी हुआ करेगी। दामियार ने माहौल का तनाव कम करने की कोशिश की थी थोड़ी बहुत। हाँ चलो अम्मारा, हम शॉपिंग पर चलेंगे और डिनर भी बाहर करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। इज़ा उठ खड़ी हुई तो वो भी उसके साथ ही उठ खड़ी हुई थी। इज़ा तकरीबन तैयार होकर नीचे आई थी, जबकि दामियार अभी भी चेंज करके बाहर निकला था। यकीनन अम्मारा भी नीचे तैयार ही होगी। चलें, आप तैयार हो गए हैं, चलिए नीचे चलते हैं, अम्मारा इंतज़ार कर रही होगी। उसने एक नज़र दामियार को देखते हुए कहा, इज़ा मेरी बात सुनो ज़रा। वो मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि कोशिश करना कि अम्मारा किसी भी बात पर उदास ना हो, या फिर वो अपने दिमाग पर ज़्यादा डोर ना या फिर अपनी किसी भी या फिर वो अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर ना डाले। ये ना हो उसकी कोई भी सोच उसको बीमार कर सकती है। कोशिश करो कि वो खुश रहे। सोचें खून निचोड़ती हैं। कोशिश करना कि वो किसी भी तरह की सोच में ना पड़े। उसे सोचने का वक्त ही मत देना। वो एक उम्मीद से उससे कहने लगा था। इस तरह वो खुद ही अम्मारा से बातें करने लगी थी, उसकी दोस्त बनने की कोशिश कर रही थी। इतना तो वो समझ ही चुका था कि उसे अम्मारा में दिलचस्पी है। तो दामियार वो वहाँ पर अस्पताल में किस तरह रहेगी? क्या वहाँ पर कुछ नहीं सोचेगी? क्या वहाँ उसकी सोचें उससे दूर रहेंगी? वो परेशानी से उससे पूछने लगी। यहाँ तो शायद वो उसे संभाल लेती, लेकिन वहाँ अस्पताल में वो अपना आप किस तरह से संभालेगी? वहाँ और भी बच्चे होते हैं जो इसी तरह की बीमारी का शिकार हैं। वो अस्पताल के लोग उनको आपस में उलझा कर रखते हैं ताकि वो ज़्यादा ना सोचें। वो ज़्यादा सोचने ही नहीं देते बच्चों को। उसने बताया तो उसने सर हाँ में हिलाया। बीबी जी, आपने तो ब्यूटी पार्लर जाना था, तो यहाँ क्यों गाड़ी रोकी? मुलाजिम ने उससे पूछा। वो मुझे पैसे निकलवाने हैं बैंक से और उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। पार्लर की अपॉइंटमेंट में अभी 2 घंटे बाकी हैं। मैं शॉपिंग के लिए जल्दी निकली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्राइवर उससे इस तरह के सवाल पूछेगा। जबकि वो गाड़ी से उतरकर जल्दी से बैंक के अंदर दाखिल हुई थी और तकरीबन 10 मिनट में उसको उसके मतलूबा पैसे मिल भी गए थे। और अब वो पैसे लेकर उसका इरादा एहसन की बताई हुई लोकेशन पर जाने का था, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं ड्राइवर उससे मज़ीद सवाल ना करे, क्योंकि ये ड्राइवर घर का खासा एतमाद वाला ड्राइवर था और घर की सारी औरतें ज़्यादातर इसी के साथ ही सफ़र करती थीं। सुने भैया, हमें उस तरफ जाना है। वो बाज़ार की तरफ गाड़ी मोड़ने लगा तो अरूश ने उसे दूसरी तरफ साइड पर गाड़ी मोड़ने के लिए कहा, क्योंकि एहसन की बताई गई लोकेशन दूसरी साइड पर थी। इधर आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी बीबी जी, मेन बाज़ार की तरफ ही आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखते हुए उसे बताया था। देखें, मैं बेहतर जानती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। अब वहाँ चलें जहाँ मैं कह रही हूँ। उसने गुस्से से कहा तो वो शर्मिंदा हो गया था। माफ़ कीजिएगा बीबी जी, मुझे बीच में नहीं बोलने चाहिए था। वो गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करते हुए बोला था। जबकि थोड़ी ही देर में वो एहसन की बताई गई लोकेशन पर पहुंच चुके थे। बीबी जी, यहाँ से क्या ख़रीदेंगी आप? उसने उससे पूछा। थोड़ी सी दुकानें थी यहाँ। यहाँ पर छोटा सा बाज़ार था। साइड पर दो पैलेस ज़ेर तामीर थे, उसे वहीं पर जाना था। साइड पर 2 प्लेसेस ज़ेर तामीर थे, उसे वहाँ जाना था। देखती हूँ क्या ख़रीद सकती हूँ। आप गाड़ी रोड से साइड पर कर दीजिएगा और फिर मैं यहीं पर थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ। वो कहकर गाड़ी से निकल गई, जबकि ड्राइवर ने मज़ीद आगे से कोई जवाब नहीं दिया था।